तो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज टेक्स्ट ट्रीटीज। तो इसमें अपन टेक्स्ट ट्रीटीज वाला चैप्टर खत्म करेंगे। तो अब टेक्स्ट ट्रीटीज में पहले तो है कनेक्टिंग फैक्टर्स। तो कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या है? तो दो टाइप से अपन टैक्सेशन लगा सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। तो कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या है? तो पहला तो है रेसिडेंस। रेसिडेंस के हिसाब से अपन लगा सकते हो वो जहाँ पे रहता है, या फिर सोर्स सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे इनकम का सोर्स हुआ है वहां से अपन टैक्सेशन लगा सकते हैं। सो देयरफॉर देयर आर टू कनेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ टैक्सेशन, दैट इज टैक्सेशन इज कनेक्टेड विद फॉलोइंग टू फैक्टर्स, दैट इज रेसिडेंस एंड सोर्स। अ पर्सन कैन बी टैक्स्ड इन अ country either because of his residence link or the source link. Hence, if a person has a residence in one country and source in other country, then there will be a डबल टैक्सेशन हो जाएगा। अगर रेसिडेंस एक जगह पर और सोर्स किसी और जगह पर है तो डबल टैक्सेशन अराइज हो सकता है। नाउ देयर आर सेकेंड इज टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन। तो ये जो डबल टैक्सेशन है वो कितने टाइप्स का है? सो टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन, दो टाइप के डबल टैक्सेशन है। फर्स्ट इज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो क्या है? पहला पहला है जुरिस्डिक्शनल jurisdictional double taxation, and second is economic double taxation, economic double taxation। अब jurisdictional double taxation और economical double taxation क्या है? The jurisdictional double taxation happens when an income arising from the same transaction is taxed in two different countries। तो जो इनकम है अराइज हो रही है वो दो डिफरेंट ए कंट्री और बी कंट्री में, दो दो कंट्रीज में अलग अलग इज टैक्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज इन द हैंड्स ऑफ द सेम पर्सन। तो जो इनकम है वो दोनों कंट्री में एक ही पर्सन के हाथ में टैक्स हो रही है। तो ये अपना जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन हो जाता है। नाउ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है? हैपेंस व्हेन एन इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन इज टैक्स्ड इन टू डिफरेंट कंट्रीज इन द हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन। तो ए और बी कंट्रीज में दो, ये जो सेम इनकम है वो दो अलग पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। सो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो ये अपना इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन हो जाता है। नाउ टैक्स ट्रीटीज। तो टैक्स ट्रीटीज डेफिनेशन एज पर आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशन VCLT 1969। ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल, इट इज एन ट्रीटी क्या होती है? सो ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, it is an international agreement between states in written form governed by international law। International agreement governed by international law embodied in a single instrument or in two or more। now purpose क्या होता है? पर्पस तो अपन देख लेते हैं। पर्पस ऑफ टैक्स ट्रीटीज। पर्पस क्या होता है टैक्स ट्रीटीज का? तो पर्पस क्या होता है? तो पहला तो है इसका है दर्द। पर्पस क्या है? दर्द। तो दर्द क्या है? तो दर्द डी से एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, एलिमिनेशन। पर्पस ऑफ टैक्स ट्रीटी क्या है? डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना। फिर अलोकेटिंग द टैक्स राइट्स, अलोकेटिंग द टैक्स राइट्स, तो टैक्स राइट्स को अलोकेट करना वो है। फिर है प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। प्रमोट म्यूचुअल रिलेशन। तो सेकेंड डी है प्रमोट म्यूचुअल रिलेशन। सेकेंड आर है, सॉरी, सेकेंड आर है प्रमोट म्यूचुअल रिलेशन। फिर डी से एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट एंड एनआर। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आ जाता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन आर एंड एनआर। फिर आ जाता है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स करने का पर्पस है टैक्स ट्रीटीज का। और ई से है कंट्रोल टैक्स इवेजन, कंट्रोल द टैक्स इवेजन। तो क्या है पर्पस ऑफ टैक्स ट्रीटी? क्या है? दर्द डी आर दर्द। तो डी से एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। फिर अलोकेटिंग द टैक्स राइट्स, प्रमोट म्यूचुअल रिलेशन। फिर डी से नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड डी से रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। एंड लास्ट ई से आ जाता है कंट्रोल द टैक्स इवेशन। तो पर्पस ऑफ टैक्स ट्रीटीज क्या है? दर्द। नाउ विल मूव टू द टाइप्स ऑफ डीटीडब्ल्यू। टाइप्स टाइप्स ऑफ डी टी डबल ए। तो कौन कौन से टाइप्स है डी टी डबल ए? तो दो टाइप है, लिमिटेड डी टी डबल ए एंड कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए। लिमिटेड लिमिटेड डी टी डबल ए और कॉम्प्रिहेंसिव
और कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूटी डबल है। तो लिमिटेड ड्यूटी डबल में क्या होता है? सो लिमिटेड ड्यूटी डबल है विच इज लिमिटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ इनकम ओनली। एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान ड्यूटी डबल है इज लिमिटेड टू शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट्स ओनली। तो जो इंडिया पाकिस्तान वाला है वो सिर्फ एयरक्राफ्ट या फिर शिपिंग के लिए, तो वो लिमिटेड ड्यूटी डबल है। कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूटी डबल है मतलब सारी इनकम विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स जो कवर करती है वो अपना कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूटी डबल हो जाता है। तो क्या टाइप्स ऑफ ड्यूटी डबल क्या है? लिमिटेड ड्यूटी डबल है और कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूटी डबल है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ ड्यूटी डबल है। Now we will move to the interpretation of tax treaties. Introduction. Tax treaty is an international agreement, hence it should be interpreted as per the rules of international law as laid down in Vienna Convention laws. However, while applying the tax treaty in domestic forum, the appellate authorities and courts are primarily governed by the domestic laws. If there is a specific provision in DTAA, then it will prevail over the general provisions. If there is no specific provision, then provisions of Act shall prevail. And if there is a specific provision in the DTAA, तो ये एक ही चीज बोल रहा है कि जो भी डीटी डबल है या फिर इनकम टैक्स लॉ है, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इनकम टैक्स एक्ट जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो अपन अपने असेसी के ऊपर लगा देंगे। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब आंसर आ जाता है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये एक अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चालू हो गया। ऊपर का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था बट यहाँ से अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो वो है ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी, ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी। तो पहले ओ से ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बोलता है द वर्ड शुड बी अंडरस्टूड एज पर द प्लेन लिटरल मीनिंग। तो वो प्लेन, उसका प्लेन लिटरल मीनिंग निकालो, प्लेन लिटरल मीनिंग है वो उसका ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, प्लेन लिटरल मीनिंग। हाउएवर इफ द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एब्सर्डिटी और इज नॉट कंसिस्टेंट विद अदर प्रोविजंस, ट्रीटी शुड नॉट बी ट्रीटी शुड नॉट बी अडॉप्टेड। अगर कोई ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कुछ अलग बोल रहा है तो ट्रीटी एक्सेप्ट मत करो। फिर एस से आ जाता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि लॉ का लाने का पर्पस, इंटेंशन क्या है? सो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो इंटेंशन, द वर्ड्स ऑफ द ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन। उसका इंटेंशन क्या था उसको देख के अपन को उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो ये अपना कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एट द टाइम द ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। इंटेंशन कैन बी ascertained फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इन ट्रीटी और फ्रॉम द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हाँ, ऐसे अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाता है। फिर पर्पसिव और टेलियोलॉजिकल, पर्पसिव या फिर टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये अब क्या है? तो इन दिस अप्रोच ट्रीटी इज इंटरप्रेटेड कीपिंग इन माइंड द एम्स और ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ द। तो जो पर्पस था कि ये ट्रीटी क्यों लाई गई थी, तो उसको ध्यान में रख के अपन को इंटरप्रिटेशन करना होता है। और उसका दूसरा नाम है टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। एग्जांपल, द प्रीएम्बल to the India Mauritius Treaty states that it is for encouragement of mutual trade and investment. Hence, this purpose should be kept in mind while interpreting the treaty. मतलब जब अपन कोई भी ट्रीटी को इंटरप्रेट कर रहा है तो इसका पर्पस क्या था? तो इंडिया मॉरिशस में क्या था कि इसका ट्रेड रिलेशन, तो इसका कोई और मतलब लेके नहीं करने का, तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन आ जाता है। फिर ई से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो ई से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? So, as per this principle, the treaty should be interpreted in a way that it renders the treaty most effective and useful as a whole. It should not render the treaty as a void and useless. तो जो as a whole पूरी इफेक्टिव होनी चाहिए, कोई ऐसा voidness नहीं आना चाहिए कि भाई जो लोगों के लिए लाया है उसके उसके काम के लिए नहीं है। ऐसा एज अ होल इफेक्टिव होना चाहिए फॉर द एंटायर कंट्री। तो एज अ होल इफेक्टिव होना चाहिए और वॉइड और यूजलेस नहीं होना चाहिए, वॉइड एंड यूजलेस नहीं होना चाहिए, वॉइड एंड यूजलेस नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है सी से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्प्रोनिया एक्सपोसिटो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्प्रोनिया कॉन्टेम्पोरोनिया एक्सपोसिटिव, कॉन्टेम्प्रोना कॉन्टेम्पोरोनिया एक्सपोसिटियो। तो ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ द ट्रीटी मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वाज अंडरस्टूड व्हेन द ट्रीटी वाज मेड, दैट इज इंटरप्रिटेशन एडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स एट द टाइम ट्रीटी वाज मेड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1986 में बना था तो उस टाइम जो भी उस टाइम पे बना था तो उस टाइम पे कौन सा टाइम ड्यूरेशन था, कौन सा कस्टमरी एक्शन चल रहा था। सो एट द टाइम द ट्रीटी वाज मेड, उस टाइम के अनुसार अपन को उसको इंटरप्रेट करना होता है। सो एट द टाइम ट्रीटी वाज मेड, उसके अनुसार अपन को उसको अंडरस्टूड करना होता है। एट द टाइम ट्रीटी वाज मेड, तो उसके अनुसार अपन को इंटरप्रेट करना होता है। फिर
एल से अपना आ जाता है लिबरल कंस्ट्रक्शन, एल से आ जाता है लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिबरल लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? तो लिबरल इंटरप्रिटेशन बोलता है इट मींस सिटी शुड बी इंटरप्रेटेड लिबरली, दैट इज इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड लिटरली और इन स्ट्रिक्टली लीगल मैनर व्हिच डिफीट्स द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटी। मतलब अगर ट्रीटी में कोई वर्ड लिखा है तो उसका लिबरली उसको यूज करो, ऐसा नहीं कि भाई यही लिखा है तो यही होगा। एकदम ऐसा रिजिड मत हो जाओ, तो लिबरल इंटरप्रिटेशन करो। तो लिबरल इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर सेवंथ आ जाता है डब्ल्यू से आ जाता है एज अ होल। तो ट्रीटी एज अ होल अपन को करनी है। सो एनी प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन, एंटायर ट्रीटी शुड बी रेड एज अ होल। तो मतलब एक पैराग्राफ के किसी एक कोने में कुछ लिखा है और पीछे कुछ अलग लिखा है, एज अ होल उसका इंटेंट क्या है तो वो देखो। एक सेक्शन में ऐसा क्यों लिखा है तो उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। तो वो है ट्रीटी एज अ होल इंटीग्रेटेड अप्रोच ले लो। फिर सी से है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी क्या है? तो वर्ड्स इंटरप्रेटेड इन सम पोर्शन ऑफ ट्रीटी शुड बी गिवन कंसिस्टेंट मीनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द ट्रीटी। मतलब एक जगह पे रेसिडेंट का कोई मतलब दिया है तो वो हर एक जगह पे रेसिडेंट का मतलब सेम ही होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑस्पेक एलडब्ल्यूसी। ओ से ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ओ से अपना आ जाता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, एस से अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, पी से आ जाता है पर्पसिव या फिर टेलोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ई से प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, फिर सी से कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोसिटियो, एल से लिबरल इंटरप्रिटेशन, डब्ल्यू से होल होल एज अ होल उसको अप्रोच करो। फिर सी से आ जाता है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो अपना ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑस्पेक्ट एलडब्ल्यूसी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आंसर, दैट इज note. Normally, Article 3 of the treaty provides that the meaning of term not defined in the treaty shall be interpreted in accordance with the provisions of domestic laws of the contracting state. In such case, a question arises as to what meaning to be assigned to the state term, the one which prevailed at the time of signing the treaty or the one prevailing at the time of application. In this matter, there are two approaches. तो दो approaches है जो अपने बात की ना कि जो टाइम था और या फिर जो रिसेंट है। तो टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है, तो पहला तो है स्टैटिक अप्रोच और दूसरा है एम्बिलिटरी अप्रोच। तो स्टैटिक अप्रोच में क्या बोलता है? दैट इज असाइनिंग द मीनिंग। तो जो मीनिंग है वो कौन सा लेने का स्टैटिक अप्रोच में? द मीनिंग दैट प्रिवेल्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग। तो जो साइनिंग के टाइम पे जो मीनिंग था वो अपन को लेना है स्टैटिक अप्रोच में। और एम्बिलिटरी अप्रोच क्या है? तो दैट इज असाइनिंग द मीनिंग प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन कर रहा है तब उस ट्रीटी का मतलब, उस वर्ड का मतलब क्या है, तो उस हिसाब से अपन को लेना है। तो एम्बिलिटरी एप्लीकेशन और स्टैटिक साइनिंग के वक्त जो मीनिंग था वो। तो ऑल मॉडल कमेंट्रीज फेवर एम्बिलिटरी अप्रोच। However, this approach is a radical amendment in the domestic law which changes the meaning of the term substantially. तो मोस्टली सब में एम्बिलिटरी अप्रोच ही है, बट ये है ना बहुत चेंजेस ला देता है। ठीक है चलो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आंसर, दैट इज एक्सट्रिंसिक एज। एक्सट्रिंसिक एड्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो इसमें क्या है? पैक पैक पीएमसी पैक पीएमसी पैक पीएमसी पैक पी पैक पीएमसी पैक पीएमसी पैक पीएमसी पैक पीएमसी। तो पहला तो है पैरेलल टेक्स्ट स्टडीज। तो पी से आ जाता है पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज। तो एक्सटेंसिव केस क्या है कि बाहर से अपन को अगर ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है तो कहाँ कहाँ से अपन कोई सोर्सेज है तो जो जहां से अपन ले सकते हैं। तो पहला तो है पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज का अपन को डीटी की बुक में अपन को मतलब पता नहीं चला तो हम डीटी की मॉड्यूल में जाके उसको ढूंढते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल हो तो वो एक पैरेलल बुक जैसी होती गई। तो पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज को जाके देख लो ये पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज क्या है। फिर सेकंड है इंटरनेशनल आर्टिकल्स। ए से आ जाता है इंटरनेशनल आर्टिकल्स आर्टिकल्स और एसेस। जो भी आर्टिकल्स या फिर एसेस जो छपे है इसी टॉपिक पे तो उसको जाके देख लो कि इसमें कोई ऑथर ने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वो देख लो। फिर सी से है केहर्स कैशियर्स नहीं केहर्स। सी से आ जाता है केहर्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन। तो केहर्स बाय इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन ऑफ नेदरलैंड्स। इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन डीलिंग विद टू मेजर टॉपिक्स ईच ईयर। तो वो एक पब्लिकेशन निकाल दिया जिसमें ये डीटी डबल ए के अनुसार ही सब चीजें दी होती है। तो वो एक बार पढ़ के देख लो कि वहां से कुछ मिल रहा है। तो केयर्स देख लो। फिर फोर्थ है प्रोटोकॉल्स। पी protocol setting out agreed to in order to put certain matters beyond doubt. There is a protocol annexed at the end of the treaty. Example, protocol to India-France treaty contains a most favored nation clause, which means that the India has agreed to extend the benefits to the residents of France, which it has promised to other OECD countries like benefit of concessional tax rates when India is a source country for France। तो मतलब जो OECD को दिया गया है तो वो फ्रांस को भी देना चाहिए। वो एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या? एक कस्टमरी चीज है।
अगर वो नहीं होती तो भी ऐसा कुछ नहीं है, बट एक प्रोटोकॉल होता है। फिर फिफ्थ आ जाता है प्रीएम्बल, फिफ्थ प्रीएम्बल। तो एक एक्सट्रिंसिक एड क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल सेटिंग आउट द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द ट्रीटी। तो प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट एंड उसका पर्पस लिखा होता है, तो उसको एक बार पढ़ के देख लो कि भाई उसमें कुछ मिल रहा है, उसमें कुछ उसका इंटेंशन पता चल रहा है, वो देख लो। फिर सिक्स है एम से म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर है, वो देख लो। सेवन कमेंट्रीज देख लो, जो कमेंट्रीज मतलब लार्ज लार्ज कमेंट्रीज होती है सबकी। मतलब क्या होता है कि किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का अपन को मतलब नहीं पता चलता, तो अपन नीचे हिंदी में लिखते हैं, तो वो जो हिंदी में लिखा है उससे शायद ज्यादा समझ में आ जाए, तो वो जो कमेंट्रीज होती है वो पढ़ लो। एंड लास्ट है फॉरेन के कोर्ट के डिसीजन। फॉरेन के कोर्ट के डिसीजन, तो कोर्ट डिसीजन है, उसको पढ़ के समझ लो कि भाई उसका मतलब क्या होता है। तो पैक एमसी, पैक पीएमसी, पैक पीएमसी। तो एक्सटेंसिव सीरीज अपन का क्या हो जाता है? पैक पीएमसी, पैक पीएमसी, पैक पीएमसी, पैक पीएमसी। तो पी से पैरेलल टेक्स्ट स्टडीज, पैरेलल टेक्स्ट स्टडीज। ए से अपना आर्टिकल जाता था, सी से केयर्स, पी से प्रोटोकॉल्स, पी से प्रीएम्बल, एम से मैप, सी से कमेंट्री, सी से कोड डिसीजन। तो पैक पीएमपी, पैक पीएमसी, पैक पीएमसी, पैक पीएमसी अपना एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव एड्स हो जाता है। नाउ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ स्टडीज, तो वीसीएलटी, वीसीएलटी। तो वीसीएलटी में क्या है? वीसी, वीसीएलटी वियना कन्वेंशन लॉ ट्रीटीज। तो इसका कीवर्ड क्या है? पीआरटीजी सलट, परटग सलट, परटग सलट, परटग, परटग सलट, परटग सलट, परटग सलट, परटग सलट। तो पी से पेक्टा सुंड सरवंडा। पहला तो है, पी से अपना जाता है पेक्टा सुंड सरवंडा, पेक्टा सुंड सरवंडा। तो इसमें क्या है? एवरी ट्रीटी इज बाइंडिंग अपन द पार्टीज एंड मस्ट बी फॉलोड इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में हर एक ट्रीटी को अपन को इंटरप्रेट करना है, तो पेक्टा सुंड सरवंडा बोलता है कि गुड फेथ में अपन को हर एक ट्रीटी को लेना है। फिर आर से नॉन रेट्रो रेट्रो एक्टिविटी ऑफ द ट्रीटीज, नॉन नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द ट्रीटीज। तो ये क्या बोलता है? सो अनलेस ट्रीटी प्रोवाइड्स सो इट कैनॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा अपना जाता है टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटीज। टेरिटोरियल स्कोप मतलब कौन से अपने टेरिटरी में लगता है। सो अनलेस ट्रीटी प्रोवाइड सो इट इज बाइंडिंग ऑन ईच स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफ इट्स एंटायर टेरिटरी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ पूरे इंडिया में लग रहा है बट महाराष्ट्र में नहीं लग रहा, तो टेरिटोरियल मतलब पूरा टेरिटरी आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये नहीं और वो नहीं, तो पूरा टेरिटोरियल स्कोप आ जाता है। फिर जी से आ जाता है जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जी से आ जाता है जनरल रूल, जी से जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जनरल रूल क्या होता है? नॉर्मली एंड ऑर्डिनरी मीनिंग शुड बी given to the terms used in treaty keeping in mind the object and the purpose of the treaty. However, special meaning can be given if it is established that the treaty is so ancient. The object can be understood from the preamble of the treaty. तो जनरल रूल क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो उसका मीनिंग है वही लो, और प्रीएम्बल से उसका मतलब उसका पूरा पूरा मेन ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है। सलट, एस एल टी। तो सलट पहला तो है एस से सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ, सप्लीमेंट्री, supplementary means of interpretation. The meaning resulting from the general interpretation by applying Article 31 should be conformity with the preparative work। तो जो सप्लीमेंट्री, जो हर एक ट्रीटी के बाद में सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देती है, तो उसके साथ अपना चल रहा है ना, प्रॉपर है ना, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अपने जो मेन ट्रीटी बनाई है उसके साथ ही चल रही है ना, वो देख लो। फिर अपना आ जाता है एल से, एस, एस एल टी। तो एल से आ जाता है ट्रीटीज इन टू और मोर लैंग्वेजेस। तो अगर दो या ज्यादा लैंग्वेजेस में अगर कोई भी ट्रीटीज है, so if a treaty authenticated in two or more languages, then the text in each language should be equally authoritative, equally authoritative होना चाहिए, equally authoritative, equally authoritative होना चाहिए। फिर अपना आ जाता है, फिर अपना आ जाता है जनरल, फिर अपना आ जाता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन या फिर सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी कैसे करनी है? तो वो है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी में है ना अंदर और पॉइंट्स है, तो वो क्या है? पिबिक पी, 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 पिबिक पी। तो पी से अपना जाता है एज पर आर्टिकल 42 टर्मिनेशन ऑफ एवरी ट्रीटी में टेक प्लस ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी। जो प्रोविजंस में लिखा है उसके अनुसार ही अपन को टर्मिनेट करने का राइट है। तो पीबिक पी, पी से पहला तो प्रोविजंस, फिर बी से एज पर आर्टिकल 60 मटेरियल ब्रीच बाय वन ऑफ द पार्टीज इंटेंशंस एंटाइटल्स द अदर पार्टी टू इन्वोक द ब्रीच एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन। तो अगर किसी ने मटेरियल ब्रीच किया ट्रीटी का,
तो भाई दूसरा कैंसिल कर सकता है, तो दूसरा टर्मिनेट कर सकता है, मटेरियल ब्रीच आ गया। फिर आई से आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग, करना ही पॉसिबल नहीं है, वॉर छिड़ गया है, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग, करना ही पॉसिबल नहीं है, तो भाई ट्रीटी टर्मिनेट हो जाती है। फिर फंडामेंटल चेंज ऑफ circumstances cannot be a ground for termination of treaty. However, if the essential basis of entering into treaty was the existence of some circumstances, then any fundamental change in such can be a ground to terminate. तो फंडा अगर कोई चेंजेस हो गया जिस फंडामेंटल बेसिस के ऊपर जिस पे ट्रीटी एंटर की गई थी वही चेंज हो गया, तो भाई अगर वही चेंज हो गया तो भाई अपनी ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी, अपनी ट्रीटी ही टर्मिनेट हो जाएगी। एंड लास्ट है, इफ अ न्यू परपेटरी टर्म ऑफ अ जनरल इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल लॉ इमर्जेस, देन एनी ट्रीटी विच इज इन कन्फ्लिक्ट विद दैट नॉर्म बिकम्स वॉइड एंड स्टैंड्स। तो कोई एक नया नॉर्म ही आ गया कि भाई ऐसा ही करना है, पूरे हर एक देश को वैसा ही करना है, और अपनी पॉलिसी अगर ट्रीटी उसके अगेंस्ट है तो भाई वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। तो वियना कन्वेंशन ने क्या दिया, परटक सलग, तो पी से पैक्टा सुन सर्वंडा, गुड फेथ में हर एक ट्रीटी गुड फेथ में इंटरप्रेट करो। फिर आर से नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ ट्रीटी, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर टी से टेरिटोरियल टेरिटोरियल का इफेक्ट। फिर जी से जनरल रूल, एस से सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। फिर एल से हो जाता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस अगर दो से ज्यादा लैंग्वेजेस है तो वो इक्वली अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। फिर टी से आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी में आ जाता है पिबिक पी। तो पी से प्रोविजंस, बी से मटेरियल अगर ब्रीच किया तो किसी एक पार्टी ने, तो दूसरी दूसरी पार्टी वो टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर आई से इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सी से चेंजेस हो, फंडामेंटल जिस बेसिस पे बना गया वही चेंज हो गया। और पी से हो जाता है न्यू परपेट्री न्यू पर ये वर्ड है ना थोड़ा, न्यू पेरेंटरी नॉर्म अगर आ गया तो अपन चेंज कर सकते हैं। तो इसका वीसीएलटी, वियना कन्वेंशन में इसका ये मतलब दिया गया है। तो कौन कौन सी ट्रीटीज है वीसीएलटी में, पर्टक जी सलट। तो ये अपना हो गया टेक्स्ट ट्रीटीज का चैप्टर।